हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हाई स्कूल के गणित के 2025 का तीसरा सेट करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस तीसरे सेट में आज कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तीसरे सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर क्या है 3/4, तो cos थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा अगर आपके पास दिया है क्या, tan थीटा अगर दिया है क्या 3/4 और हमें क्या कर रहा है कि cos थीटा का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये 90 होता है। अब इसमें होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कोण, और थीटा के सामने का क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। और tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब का मान 3 हो गया और आधार का मान क्या हो गया, 4 हो गया। लंब का मान क्या हो गया, 3 हो गया, और आधार का मान क्या हो गया, 4 हो गया। और इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर होगा। तो कर्ण हमें चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √16 + 9, तो कर्ण हो जाएगा √25। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5। कर्ण का मान कितना हो गया 5। तो अगर हमारा कर्ण भी निकल गया 5, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, तो हमें जो वैल्यू बतानी थी वो cos थीटा की बतानी थी। तो cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, तो आधार हम निकाल चुके हैं 4, और कर्ण कितना निकाल चुके हैं 5। तो cos थीटा जो होगा वो 4/5 होगा। तो 4/5 हमारा क्या था, सही आंसर था। और 4/5 कहाँ है, तो ये पहला आंसर सही है। इस सवाल को क्या दूसरा कोई तरीका है लगाने का, तो हाँ है, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, सरसंख्या से लगा सकते थे। तो आइए देखते हैं कि सरसंख्या से ये सवाल कैसे होगी। सरसंख्या से करते हैं दूसरा तरीका। ये क्या था आपका, फर्स्ट मेथड था। ये हमारा फर्स्ट मेथड था लगाने का। दूसरी मेथड अगर हम सरसंख्या से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते थे, सेकेंड मेथड। ठीक, आइए देखते हैं कि सेकेंड मेथड से हम बिना समकोण त्रिभुज बनाए कैसे लगा सकते हैं। तो फार्मूला से लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पता था क्या, tan थीटा जो है वो 3/4 है। हमें cos थीटा पे जाना है। तो cos थीटा पे जाना है तो उससे पहले हम tan का रिलेशन सेक से होता है, सेक निकाल लें। तो हमें जो पता होता है वो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या पता होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 + tan क्या है 3/4 है, तो 3/4 रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये 1 और ये 9 बाई क्या आएगा 16, यानी कि 25/16, 16 9 25। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, ये तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √25/16। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 5/4। लेकिन हमें सेक थीटा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, cos थीटा। और cos थीटा हमें पता होता है कि सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अगर cos थीटा का हमें मान चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो 1/5/4, यानी कि 4/5। तो cos थीटा का मान देख रहे हैं कि हम यहाँ से भी 4/5 ला दिए, और यहाँ से भी क्या आया था 4/5 आया था। ये दूसरी मेथड है, और ये क्या है हमारा पहला मेथड। तो आपको 2 मेथड बताया गया जिससे कि हम cos थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रायिकता का। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। ये सवाल सेट नंबर 1 में भी आई थी, और उसका आंसर आप लोग क्या निकाले थे,
तो निकाले थे 1/2। आइए देखते हैं फिर से। हमारे पास क्या है कि एक पासा है। पासा कैसा होता है? तो पासा होता है घनाकार। पासा होता है कैसा? घनाकार। ये घनाकार हम पासा बना लिए। पासा बना लिए कैसा? घनाकार। ये आपका पासा हो गया। ठीक। अब पासा में होता क्या है? तो पासा में होती है 6 फलक, और 6 फलक पे 1 से लेके 6 नंबर लिखा होता है। मतलब क्या है कि यस जो होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम नंबर ऑफ यस की बात करें, नंबर ऑफ क्या एस की बात करें कि ये कितना नंबर है, कुल परिमाणों की संख्या, अगर हम पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं? 6 चीज़ें आ सकती हैं। तो मतलब एन एस जो हुआ, मतलब टोटल परिमाणों की संख्या क्या है? काउंटिंग वाइज 6 आएगी। और हमें लाना क्या था? तो हमें लाना है, वो हमारा इवेंट होगा। तो हमारा इवेंट है कि हम लाना चाहते हैं उस पासे पे तो कौन सी संख्या? सम संख्या। तो अगर हम सम संख्या लाना चाहते हैं तो इन 6 संख्याओं में से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो सम संख्या है 2 4 और 6। तो 2 4 और 6। तो अगर हम इन संख्याओं का नंबर देखें, इन संख्याओं का क्या देखें? नंबर वाइज ये कितनी संख्याएं हैं? तो ये नंबर वाइज 3 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 3। मतलब कि यानी का मान क्या हो गया? नंबर ऑफ ई जो हो गया वो 3 हो गया। और हमारे पास अब प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं कि P जो होता है, प्रायिकता जो होती है वो नंबर ऑफ ई अब बटे के क्या होता है? नंबर ऑफ यस होता है। तो यहाँ पे ये तो फार्मूला होता है हमारा। इस फार्मूले में हमें दोनों चीज़ें पता है ना? क्या पता है बताइए? नंबर ऑफ ई 3 पता है और नंबर ऑफ यस जो है 6 पता है। तो ये कटेगा 1/2। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 हमारी क्या होगी? प्रायिकता होगी। इस प्रकार से हम प्रायिकता का आंसर निकाल लेंगे। और आंसर सेट में था माध्यक वर्ग बताने वाला। इसके लिए हम लोग कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? बारंबारता। और उसके बाद क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक। और इसके बाद हमें जो करना होता है वो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो दिया है। तो आइए देखते हैं। ये वर्ग अंतराल है 0 से 10 का। इसकी बारंबारता कितनी है? 7 है। इसके बाद क्या है? 10 से 20 का वर्ग अंतराल है और इसकी बारंबारता कितनी है? 8 है। इसके बाद 20 से 30 का वर्ग अंतराल है और इसकी बारंबारता कितनी है? 15 है। और इसके बाद जो है वो 30 से 40 का वर्ग अंतराल है और इसकी बारंबारता कितनी दी है? इसकी बारंबारता 10 दी है। और इसके बाद क्या है? 40 से 50। 40 से क्या है? 50 का वर्ग अंतराल है और इसकी बारंबारता कितनी दी है? 5 दी है। अब यहाँ पे योग हो जाएगा। अब हमें बताइए कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारताओं को पहली बारंबारता 7 लिख लेंगे, फिर 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। अब 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30। अब 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। ये जो 45 है ना, यही क्या होता है? पूरी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो वही आएगा, 45 ही आएगा। और हमारा अगला काम क्या होता है कि अगर हमें माध्यक वर्ग जानना है तो हमें n/2 का मान देखना होता है। तो ये 45/2 अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा? 22.5। अब हमारा अगला काम होता है कि ये 22.5 जो है, ये क्या है? 22.5 है वो किस संचयी बारंबारता में आएगा? तो वो 30 में आएगा, क्योंकि 15 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो 30 में आएगा। किस में आएगा? 30 में। तो अगर ये 30 में आ रहा है, अगर ये किस में आ रहा है? 30 में आ रहा है, तो इसका बारंबारता 15 होगी और इसका जो बारंबारता वाला क्या वर्ग जो होगा, क्या माध्यक वर्ग जो होगा वो क्या होगा? 20 से क्या होगा? 30 होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30। तो 20 से 30 कौन सा ऑप्शन था? सी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इसका सही हो गया। ये सवाल रिपीट कर रही हैं अब, क्योंकि सेट में आ चुका है, आप लोग जानते हैं इसको लगाना।
अगला सवाल बहुलक वर्ग बताना है। ये तो आसान सवाल है, सब लोग बता सकते हो कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी साथ में दी हुई है। अब बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इसमें देख के हमें बताइए कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। मतलब ये 11 जो है वो सबसे अधिक बारंबारता हमें दिख रही है। तो 11 सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसका बहुलक वर्ग भी क्या होगा? 10 से 15 होगा। और 10 से 15 कहाँ दिख रहा है आपको? डी। 10 से 15 कहाँ दिख रहा है? डी। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? सही ऑप्शन है। आइए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 नंबर्स दिए हैं और कह रहा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो जब आप लोग प्रायिकता पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ एक चीज़ बताई जाती है कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच की होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी, मतलब 0 से लेके 1 तक के बीच ही में किसी भी घटना की प्रायिकता आती है, न तो उसके बाहर और न तो 0 से छोटी, न तो 0 से छोटी, न तो 1 से बड़ी। 0 और 1 के 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है, हम इसको लिख देते हैं कि अगर आपको प्रायिकता किसी चीज़ की बतानी है तो वो क्या होती है? वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 हो सकती है या 1 से क्या हो सकती है? छोटी। ये प्रायिकता का रेंज होता है कि प्रायिकता इतना ही हो ही सकती है, 0 से लेके 1 के बीच में। अब ये जो नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को आप देखिए कि इनमें से कौन सी नंबर इसको एक्सीड कर रही है, मतलब इसके बाहर जा रही है। तो देखिए 1 हो सकती है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। ये पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। यानी -1 जो है वो 0 से भी छोटा है, ये प्रायिकता कभी भी किसी घटना की नहीं हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 cot a = 4 है, तो 1 - tan² a और 1 + tan² a, 1 - tan² a अपान 1 + tan² a का मान इनमें से कौन सा होगा? आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि 3 cot a = क्या है? 4 है। अब मान जो बताना है ना, वो हमें बताना है किसका? 1 - tan² a अब 1 + tan² a, इसका अगर मान हमें बताना है तो आप खुद सोचिए कि मान बताना है tan का और दिया क्या है? cot। तो हमें इसको tan में लाएंगे तब तो वहाँ रख पाएंगे, तो इसको हम क्या कर लिए? tan a कर लिए। तो tan a क्या हो जाएगा? 4/3। अब यहीं पे रुक जाइए, और ये जो tan है इसका मान बताइए, तो इसमें tan का मान रख लीजिए। तो 1 - tan² है, तो tan a का मान अगर 4/3 है तो tan² का क्या होगा? 4/3 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही 1 प्लस यहाँ भी 4/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये आ क्या रहा है बताइए? 1 - 16/9 और ये आएगा 1 + 16/9। तो यहाँ क्या आएगा? ये गलत हो गया ना, यहाँ पे कहाँ गलत हो गया? तो गलत हम यहाँ हो गए। ये tan का मान नहीं है, ये किसका मान है? cot a का। ये cot a = क्या हो जाएगा? 4/3। तो tan a क्या होगा? उल्टा होता है, तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो tan a क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो यहाँ ये पूरा ही क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो यहाँ आप फिर से रखेंगे हम 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बटे के 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1 - 9/16 और ये 1 + 9/16। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 - 9/16 और 16 + 9/16, 16 से 16 कट जाएगा। और यहाँ अगर 16 में से हम 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 25। तो ये हमारा मान हो जाएगा, यही तो मान हमें चाहिए था। 7 बटे क्या होगा? 25।
तो 7/25 हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि 7/25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लगा लेंगे आराम से सवाल को। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल जो है वो तो एकदम आसान सवाल है। ये कह रहा है कि cot 60 का मान क्या होता है? तो cot 60 का मान आप बताइए क्या होता है? 1/2। तो 1/2 कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन सही है। बताइए, इतना आसान सवाल है, देखते ही बता सकते हैं कि क्या ऑप्शन होगा। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर ट्रिग्नोमेट्री का है। कह रहे 1 + cot स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन है। इसको क्या करिए कि लगाइए 1 + cot स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे कि नीचे tan को रहने दीजिए, क्या कर दें? कॉट को चेंज कर दें। या तो हम क्या कर दें कि इस कॉट को रहने देते हैं, tan को चेंज कर देते हैं, एक ही बात होगी। तो चलिए हम यही कहते हैं, कॉट को रहने देते हैं और इस tan को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें एक फार्मूला पता होता है। फार्मूला आपको क्या पता रहता है कि अगर tan थीटा कहीं लिखा है ना, तो ये 1/, क्या होता है? cot थीटा होता है, ये होता है। तो tan को हम cot में बदल लें। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, इस tan को 1/, क्या कर देंगे? cot थीटा। तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 1 cot स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या होगा? 1 + 1/, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे के, ये भी क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा + 1 बटे के cot स्क्वायर थीटा। तो ये देख रहे हैं कि ये तो कट जाएगा इससे और ये ऊपर चला जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पहले चैप्टर का है। एलसीएम दिया है 35 और 63 का 315। तो कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा? वही फेमस फार्मूला आएगा। कौन सा फेमस फार्मूला आएगा कि ए मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे क्या? लस। यही होता है फार्मूला। ये फार्मूला हम लगाएंगे। आइए देखते हैं। ये फार्मूला हमारा हो गया। अब इस फार्मूले पे अगर हम चलें तो हमारा मान क्या दिया है बताइए? पहली संख्या क्या है? 35 है। पहली संख्या क्या है? 35। और दूसरी संख्या क्या है? 63, ठीक। बराबर एचसीएफ बताना है और एलसीएम क्या दिया है? 315 है ना। अब इसको अगर हम काटे हैं तो अगर इसको 9 से काटें तो 9 7 क्या होगा? 63। इसको अगर हम 9 से काटें तो 9 3 27 और 9 5 45। ये 35 फिर वापस से इस 35 से कट जाएगा, मतलब 7 बराबर क्या हो गया? HCF। तो यही तो हमें बताना था, यही ना बताना था कि HCF क्या होगा। तो HCF कितना आया? 7। तो 7 हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो 7 हमारा बी ऑप्शन सही दिख रहा है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल देखते हैं किस चैप्टर की है। तो अगली सवाल हमें दिख रही है वापस से वास्तविक संख्या की, यानी लसमस की सवाल। मतलब हर एक चैप्टर में कम से कम क्वेश्चन ऐसा है जो लसमस पे आ रहा है। कह रहा है कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम बताओ। अब बताओ, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन वाली मेथड क्या होती है एलसीएम निकालने की? कि आप 12 लिखते हैं, 15 लिखते हैं और क्या लिखते हैं? 21। और इसको हम क्या करेंगे? लसा निकालेंगे। तो इसको किससे काटेंगे? 2 से तो कटने से रहा, 3। तो 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब 2 से भी कट रहा था, चलिए अब ये 2 से भी काट सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 2 5 7। फिर 2 से काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 5 और 7। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1 1 7। फिर 7 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। मतलब लसा इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 5 और गुणते 7। ये इकट्ठे दिया है तो कर लीजिए गुणा। 5 दूना के
10, अब 10 दूना के 20, अब 20 तिहाई 60, 60 गुणते 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 छंग 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 420 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था तो कैसे भी लगाना था तो हम ऐसे लगा दिए, लेकिन अगर 10th की मेथड से अगर इसको लगाया जाए तो 10th में गुणनखंड विधि चलती है, तो गुणनखंड हमें करना होता। तो गुणनखंड किसका किसका करना होता, तो ये हम सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, गुणनखंड विधि वाला। ये तो बचपन वाली मेथड थी, ये क्या थी फर्स्ट मेथड मान लो थी। वैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं है, जैसे मन वैसे लगाइए, बस आंसर से मतलब होता है। लेकिन हम दूसरी मेथड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना था 12, 15 और 21 का क्या करना था गुणनखंड करके देखना था। तो अगर हम गुणनखंड करके देखेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या होगा 4 3 12, 4 3 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुणते 3। 15 जो होगा वो क्या होगा 3 5 क्या होगा 15 होगा, और 21 जो होगा वो 7 3 क्या होगा 21 होगा। तो अगर यहाँ पे हमें लसा लिखना पड़ा तो आप लोग पढ़े हैं कि इनमें से जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम घात और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। मतलब 2 कॉमन नहीं था, और 3 और 5 और 7, मतलब ये गुणनखंड में कितने अंक आ रहे हैं अलग अलग सबको लिख लिए। सबकी हमें मैक्सिमम घात लेनी है। तो 2 के पावर क्या है 2, 1 के पावर क्या है 1, 5 के पावर भी 1 और 7 के पावर भी 1, मतलब ये इतना आ गया। तो वही चीज़ हुआ, इसका गुणा अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये 4 है, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुणते क्या 7, वही 7 छंग 42, 420। तो 420 यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया। ये हम लोग की मेथड थी 10th वाली गुणनखंड विधि, और ये बचपन वाली मेथड थी। दोनों से ही देख रहे हैं आपका आंसर क्या आ रहा है 420 आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे फिर वास्तविक संख्या से आया क्वेश्चन, मतलब पहले चैप्टर से बहुविकल्पी ज्यादा आ रहा है। ये कह रहा है कि √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा। आइए देखते हैं कि गुणनफल क्या होगा इसका। तो √2 था हमारे पास, इसका गुणा किस में करना था 2 - √2 में। अगर ये गुणा हम करते हैं ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे क्या होगा √2 अगुणते √2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2√2 और माइनस यहाँ क्या आएगा 2, यानी यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो √2 - 1 आ रहा है, √2 - 1 आ रहा है। अब जनरली क्या होता है कि अगर रूट में कोई संख्या है और वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है तो वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में था कि अपरिमेय या परिमेय या पूर्णांक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा क्या है कि अपरिमेय आंसर यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय हो ही नहीं सकती। परिमेय क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय होने के लिए यहाँ हम बटे 1 करेंगे। P/Q का फॉर्म अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो बना तो लेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है ना। जबकि परिमेय होने के लिए P/Q का फॉर्म बनना चाहिए, P भी पूर्णांक मतलब अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। ये पूर्णांक नहीं हो सकता, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो क्या अपरिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो अगर तुम बोल दिए कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है, तो अपरिमेय होगा आंसर। 2 ही हो ही सकता है, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो अपरिमेय नहीं हुई तो अपरिमेय होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी बताना। ये भी दोनों सेट में आया था, ये तीसरा सेट है इसमें भी आ गया। मतलब ये दूरी वाला जो फार्मूला है ना, इसको एकदम रट जाइए आप लोग कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो 2 बिंदु अगर आपके पास है, मान लीजिए कौन कौन सी, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए कि A है और ये वाली बिंदु B है। अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। अगर इसका कोऑर्डिनेट ऐसा है तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना d, उसका फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ये बीच की दूरी का क्या होता है, फार्मूला होता है। ये बीच की दूरी का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारी जो दूरी दी है, कोऑर्डिनेट दिया है, वो पहला वाला है 2 3 और दूसरा वाला क्या है 4 और 1। ठीक, 2 3 और क्या 4 और 1। तो यहाँ से अगर हम इसमें रखना चाहें तो हम x2 क्या है बताइए, x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है। ये क्या है x1 जो है वो क्या है, वो 2 है, ये 2 है। ठीक है, क्या है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो x1 क्या होगा 2 होगा। 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ y2 होगा, यहाँ क्या होगा y2। तो y2 माइनस y1 करना है, तो y2 माइनस y1 बताइए। y2 क्या है, y2 क्या है 1 है और y1 क्या है 3 है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और ये बचेगा -2 तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है 4 और ये भी बन रहा है 4, मतलब अंडर रूट क्या हो गया 8। अंडर रूट 8 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 4, यानी कि 4 का 2 बाहर और ये 2 अंदर रह जाएगा। मतलब हमारी जो दूरी आएगी ना वो क्या आएगी, वो आएगी 2√2। तो 2√2 कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। तो 12 का क्या आएगा सी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्त का। ये भी तीनों सेट में लगभग आया है कि एक वृत्त है और उससे स्पर्श रेखा खींची गई है और केंद्र से दूरी दिया है, त्रिज्या दिया है, वो वाला रिलेशन, मतलब पाइथागोरस का नियम। तो यहाँ पे हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। एक मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक। अब इस वृत्त में क्या बोल रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ। 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है और यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिंदु P है और यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया होगा और इसके केंद्र से जब इसको मिला रहे हैं तो ये Q है, इसका केंद्र O दिया होगा और ये मिला देंगे तो रेडियस हो जाएगी। यही तो है सवाल, ठीक। अब दिया है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, O से लेके Q तक, मतलब ये वाली दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि रेडियस क्या है वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो PQ पूछ रहा होगा, यही ना, PQ पूछ रहा होगा। तो फिर वही कंसेप्ट आएगी, कौन सी, कि कोई अगर सर्कल है, कोई क्या है सर्कल है हमारे पास, ठीक, कोई सर्कल है, ठीक। तो सर्कल यानी कि वृत्त जो है, वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं तो वो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है। स्पर्श रेखा अगर हम खींचें, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है। तो यहाँ भी ये त्रिज्या है और ये क्या है, ये तो स्पर्श रेखा थी, तो ये भी क्या होगा लंब होगा, यानी ये 90 होगा। तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, तो OPQ में हम चलेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लग सकता है। तो पाइथागोरस में क्या होगा कि ये 90 के सामने का ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा और इसको हम थीटा मान लें तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार। तो क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना था 12 का स्क्वायर, आधार ज्ञात करना है PQ का स्क्वायर और लंब क्या है R है जो क्या है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 144, इधर क्या है PQ स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 25। तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये 25 इधर आएगा घटने, ठीक।
तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 119। तो पी क्यू जो होगा वो √119 आएगा। ठीक, √119 हमारा सही आंसर होगा। तो √119 हमारा क्या है ऑप्शन में है, और ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थेल्स प्रमेय त्रिभुज की सवाल है। कह रहा है कि चित्र में डी जो है वो बीसी के क्या है समांतर है, और एडी क्या है 3 सेंटीमीटर है, और डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और बीडी जो है वो क्या है 1.5 है। तो बीसी का मान बताइए। तो आइए हम त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज में एक थेल्स प्रमेय होती है, जानते होंगे आप लोग। ये त्रिभुज बना लिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर लिए एक समांतर रेखा खींच लिए। अब इसका नाम क्या था ए है, बी है, सी है, ये डी है, और ये क्या है ई है। अब क्लियर बोला था कि ये 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, और ये जो है डी वो 4 सेंटीमीटर है। तो बी सी का मान हमें क्या करना है बताना है। और हम पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में जो होता है अगर ये पैरेलल है, अगर क्या है अगर त्रिभुज क्या ए बी सी में अगर डी पैरेलल है बी सी के, तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। और वो फार्मूला थेल्स प्रमेय होती है, और उसका अनुप्रयोग बहुत सारा होता है। उसमें से हमें कौन सा चाहिए छोटा बटे के बड़ा। तो ये छोटा और बटे के क्या आएगा बड़ा। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर हम ए डी और बटे के क्या लिख रहे हैं बड़ा, मतलब ए बी, तो इधर भी क्या होगा छोटा यानी डी, और बटे के क्या आ जाएगा बी सी। हमें क्या करना है यहाँ पे बी सी ही तो निकालना है। हमें ए डी पता है लेकिन ए बी नहीं पता है, तो ए बी हम निकाल लेंगे। ए बी क्या होगा बताइए ए डी प्लस डी बी। तो ए डी कितना है 3 है, और डी बी कितना है 1.5, मतलब ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4.5। तो ए बी निकल गया। ठीक, अब आइए इसमें रखें। तो अगर इसमें हम मान रखते हैं, ठीक, तो इसमें अगर हम मान रखते हैं, ठीक, तो ए डी का मान कितना है बताइए। ए डी का मान है 3, ए बी का मान अभी निकाले 4.5 बराबर, डी का मान कितना है 4 है, और बी सी का मान हमें क्या करना है निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इधर आएगा तो 4 गुणते 4.5 बटे के 3। तो बी सी जो हो जाएगा वो 15 3 क्या होता है 45, मतलब 1.5, और 15 चौके 60 यानी 6, 15 चौके 60 यानी 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और 6 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या था सही था। 14 नंबर सवाल हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वृत्त का त्रिज्यखंड का सवाल है। कह रहा 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्या बताइए क्षेत्रफल बताइए। आइए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसके लिए हमें फिर से वृत्त बनाना पड़ेगा। ये रहा वृत्त। ठीक, अब ये कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है ना कि 6 सेमी त्रिज्या का क्या है एक त्रिज्यखंड है, जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। ये आर होगा, ये भी आर होगा, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यही ना। तो कह रहे हैं कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड इसमें क्या दिख रहा है आपको, त्रिज्यखंड क्या दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड तो यही है ना, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल का तो फार्मूला हमें पता होता है कि क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्यखंड का वो होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए कि आर का मान यानी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 60 डिग्री। बाकी पाई में आंसर दिया है तो पाई को हमें छेड़ना ही नहीं है। अब लगाइए सवाल को। तो पाई को हमें रहने देना है, त्रिज्या को हमें कर लेना है 6 गुणे 6, और थीटा को कर लेना है 60 डिग्री, और इसको कर लेना है 360।
छः छः एक 36, 6 से 1 कट गया, मतलब हमारा आंसर आया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है हम लोग को? सी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मतलब दो छोटा छोटा घन था, इसको चिपका दिए तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का हमसे क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले समझिए कि दो छोटे छोटे घनों को चिपकाएंगे तो होगा क्या? घनाभ बनेगा। तो घनाभ कैसे बनेगा आइए देखते हैं। दो छोटे छोटे घनों को चिपकाना है ना। तो मान लीजिए कि ये घन हो गया एक ठो, और एक ठो और घन ऐसा ही चिपकाएंगे इसमें तो घनाभ बनेगा, लेकिन ऐसे तो चिपका ही नहीं पाएंगे। तो आइए हाथ से ही बना देते हैं। ये कैसा होगा? ये रहा घनाभ, ऐसे रहा होगा, ठीक। बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ठीक, ये छोटा सा घन रहा होगा पहले का ये, और ये दूसरा वाला घन है, मतलब ये 10 सेमी त्रिज्या का क्या रहा होगा? ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का घन पहले रहा होगा, और इससे चिपका दिए फिर वापस से क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? घनाभ जो बन गया वो 20 सेंटीमीटर का बन गया। लेकिन ये जो घन पहले थे, समझिए ये छोटा सा घन था, ये छोटा सा घन था, तो इसकी हाइट जो थी ना वो भी क्या रही होगी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रीथ जो रही होगी वो भी क्या रही होगी? 10 सेंटीमीटर। और ये घनाभ भी बन जाएगा ना, तब भी हाइट और ब्रीथ नहीं बदलेगी, बस क्या होगा? चिपकाने से लेंथ बदलेगी। तो वो जो घनाभ बनेगा, अगर ये घन होता छोटा छोटा दो घन होता तो क्या होता? उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती, इधर हो तीनों बराबर होती, लेकिन जोड़ने से क्या होगा कि लेंथ बढ़ जाएगी। 10 + 10 कितना हो जाएगी? 20। लेकिन अभी भी हाइट और ब्रीथ तो वही है ना घन का। घनाभ बनते वक्त क्या हुआ है? बस लेंथ बढ़ी है। मतलब हमें ये दिख गया कि यल का मान 20 सेंटीमीटर, एच का मान भी 20 सेंटीमीटर, और बी का मान भी 20 सेंटीमीटर। ये जो घनाभ बन रहा है इसमें सब कुछ में 20-20 मिल गया। मतलब ये जो घनाभ बन रहा है इसमें क्या मिल गया? बी का मान क्या मिल गया? 10 सेंटीमीटर, और एच का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर। बाकी लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ये फार्मूला होता है 2LB + BH + HI, ठीक। तो यहाँ पे 2, L का मान कितना है? 20, अब B का मान 10, फिर ये क्या है? 10, ये 10, ये 10, ये 20। अगर टोटल हम करें तो ये क्या हो जाएगा? 200, ये क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? फिर वापस से 200। तो 200 200 400, 410 500, 500 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1000। 1000 हमारा ऑप्शन क्या है? डी सही है।
तो 16 नंबर का क्या हो गया, डी सही हो गया। अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अगर ये द्विघात बहुपद है, ये भी सवाल रिपीट हो रही है, ऐसी सवाल पहले भी आई थी। अगर कोई बहुपद आपके पास px = क्या है, 6x² - 3x 3 - 7x, ये है बहुपद। तो इसके शून्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px को 0 करना पड़ेगा। इस बहुपद को 0 कर देंगे तो px का मान क्या है बताइए, 6x² - 3 - 7x बराबर 0। इसको थोड़ा बढ़िया करिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब 6 3 18, 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि माइनस आता है, तो 9 दूना 18, मतलब 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या कॉमन लें बताइए, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें 3x, तो ये क्या बनेगा 2x - 3, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x - 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x - 3 और 2x - 3 क्या है, सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 3x और +1, तो 3x + 1 बराबर 0। तो या तो 2x - 3 बराबर 0 होगा, या तो 3x + 1 बराबर 0 होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 आएगा, और यहाँ से 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आ सकता है 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3। तो हमारा देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 3/2 और -1/3। तो ये ऑप्शन बी दिख रहा है सही है। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना और इतना के हलों की संख्या बताइए। ये बढ़िया सवाल है और नई सवाल है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास हल देखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, आइए देखते हैं। हमें एक फार्मूला पता होता है, वो फार्मूला क्या पता होता है, एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, या अगर वो 8 बराबर है तो इसको ऐसे लिख लीजिए बराबर c1, और a2x + b2y = c2। अगर दो इक्वेशन हमें पता है तो इनके हल में रिलेशन होता है कि यदि पहला क्या होगा, यहाँ 3 रिजल्ट आते हैं, ठीक, पहला दूसरा तीसरा। तो यदि a1/a2 ≠ b1/ क्या है b2, यहाँ है कि यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बराबर नहीं है, और यहाँ पे यदि a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये रिजल्ट है, ये क्या है रिजल्ट है। तो इनका हल संबंधित होता है, इनसे इनका हल तय होता है कि कैसा हल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन या एक अद्वितीय हल, और यहाँ पे क्या होगा कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और यहाँ पे क्या होगा अनंत हल। ये होता है रिजल्ट होता है। तो आइए हमारे पास जो सवाल दी है उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला सवाल कह रहा है कि 4/3, पहला जो इक्वेशन है 4/3 और 2i बराबर क्या है 8 है। इसको थोड़ा बढ़िया कर लेते हैं, तो ये 4x होगा, ये 3 दूना के 6y, और फिर नीचे 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 24, यही होगा।
अब फिर इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 24, ये 24 2 से कट जाएगा 12 तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्या है दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही इक्वेशन में ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये 12 है तो यहाँ भी 12 है। मतलब कि यहाँ अगर हम करें क्या, अगर यहाँ हम करें a1 बटे के a2, b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2 देखें ना, तो इसका ये क्या है a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है c2 है। कंपेयर अगर करें तो यहाँ 2 बटे 2, 3 बटे 3 और 12 बटे 12, मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1। मतलब कि ये वाला रिजल्ट आ जा रहा है। और ये वाला रिजल्ट कौन सा सॉल्यूशन देता था, अनंत हल, अनंत हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पहली जो रेखा है ये जनरली क्या होता है कि आप पढ़ेंगे 11 में तो पता चलेगा कि ये रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों ही एक ही रेखा का इक्वेशन आ जा रहा है। मतलब एक रेखा ऐसे गई, मतलब समझिए कि अगर ये रेखा के इक्वेशन को निरूपित करते हैं तो एक रेखा ऐसे आई और दूसरी वही रेखा है तो इसी पे आ जाएगी। तो जब एक रेखा इसी पे आ जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो कई जगह कट करने लगेंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रेखा एक ही पे आ जाएगी तो कई जगह कट करेगी तो इनफाइनाइट हल होगा। या ऐसे नहीं समझना चाहते तो बस ऐसे समझिए कि यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये बराबर c1 बटे c2 हो गया। और यहाँ पे जो हम लिखे थे इसमें देख रहे थे कि ये तीनों चीज़ें जहाँ बराबर होंगी वहाँ अनंत हल होगा। तो यहाँ तीनों चीज़ें बराबर हैं इसलिए क्या है, अनंत हल है। ये कंसेप्ट 11th की है, इसको आप चाहें तो नहीं लगाएं तो भी चलेगा, इसको नहीं जानते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे आपके कंसेप्ट से क्या होगा कि ये चीज़ें बराबर हो रही थी इसलिए अनंत हल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर भी आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, अगर हमारे पास क्या है कोई द्विघात समीकरण है, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण, तो इसका विविक्तिकर क्या होता है, इसका जो है विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये d जो होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उस पर आए तो हमारा इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4√3, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0, ये है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से, यानी उससे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने तो क्या आ रहा है, a का मान आ गया 3, b का मान आ गया क्या -4 कड़ी में 3 और c का मान क्या आ गया 4। तो अगर हमें इसका d बताना है, विविधकर बताना है, विविधकर d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4ac हो रहा है, तो मान रखिए। तो मान क्या है बताइए, तो b का मान क्या है -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। तो यहाँ पे क्या होगा 16 गुणते 3 माइनस 16 गुणते 3, तो ये तो क्या हो गया 0। 16 3 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0। सेम सेम है तो अंतर क्या आएगा 0। तो यहाँ 0 आ गया, मतलब विविधकर क्या हो गया सी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। आगे आइए लास्ट क्वेश्चन
बीसवां क्वेश्चन क्या है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एपी अगर ऐसी एपी है तो सर्वांतर बताइए। तो हम पहले एपी को लिखते हैं। सर्वांतर क्या होता है, उनके पदों का अंतर होता है। तो एपी हमारी क्या है 3, एपी हमारी क्या है, एपी हमारी क्या है 3 से शुरू हो रही है। फिर ये कह रहा है 3 प्लस कणी में 2 है, आगे आ रहा है क्या 3 प्लस 2 कणी में 2, और ऐसे 3 प्लस 3 कणी में 2, और ऐसे 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 चली जा रही है। ये कोई एपी है। सर्वांतर क्या होता है, इनके एडजेसेंट पदों का अंतर होता है। मतलब इसका अंतर निकाल लीजिए, चाहे इसका चाहे इसका, सब अंतर सेम आएगा। निकाल के देखिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 कटेगा, √2 आएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें से 3 प्लस 2 √2 में से 1 प्लस √2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 √2 में से 3 माइनस √2 घटाओगे तो ये 2 √2 है, ये √2 है, तो कितना बचेगा √2। अगर यहाँ भी आप देखते तो क्या होता 3 प्लस 2 √2 और माइनस 3 प्लस 2 √2, यहाँ 3 √2 है, यहाँ क्या है 3 √2 है। तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, और 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो क्या आएगा √2। मतलब यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे जहाँ से देखिए सर्वांतर क्या आ रहा है √2 आ रहा है। मतलब इसका क्या है √2, इसका क्या है आंसर, √2 क्या है इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या है सही है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये 20 क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए। ये 2025 का तीसरा सेट था और ये भी आसानी से हो जा रहा है। तो ऐसे हम 3 सेटों को ख़त्म कर लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रांजल एकेडमी के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उस पर लिंक में जाएंगे, तो लिंक में इंस्टा का भी क्या होगा लिंक होगा और टेलीग्राम का लिंक होगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए और उसमें हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, पहले का क्लास का भी, दूसरे का भी और तीसरे क्लास का भी। तो वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।